हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ कारक को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 11 कारक। यहाँ पर दिए गए चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे गए वाक्यों को हम पढ़ते हैं। रजनी ने बस्ता खोला, अमन ने पेंसिल को छीला, मयंक ने पेंसिल से नाम लिखा, समर मयंक के लिए खाना लाया है, मयंक से खाना नीचे गिर गया, रवि ने मयंक की बोतल ले ली, उस पर मयंक का नाम लिखा है। रवि बोला, हे मयंक, तुम्हारी बोतल सुंदर है। यहां पर लिखे वाक्यों में ने, को, से के लिए से, ही, पर या फिर है संज्ञा या सर्वनाम वाक्यों का क्रियाओं के साथ में संबंध दर्शा रहे हैं। इन शब्द चिन्हों को ही कारक चिन्ह या फिर परसर्ग कहा जाता है। कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रमुख कारक हैं चिन्ह जो हैं वो हैं ने, को, से के लिए, मैं, पर, का, रो, हे, अरे इत्यादि। कारक की परिभाषा है संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा उनका संबंध क्रिया के साथ जोड़ा जाता है उसे कारक कहते हैं। आइए आगे। कारक के 8 भेद होते हैं। इसमें सबसे पहला कर्ता, दूसरा कर्म, करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण तथा आठवां संबोधन कारक होता है। यानी कारक को 8 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला कर्ता कारक। क्रिया करने वाला संज्ञा या सर्वनाम शब्द कर्ता कारक कहलाता है। जैसे कि सीमा ने गीत गाया और मां ने दीदी को बुलाया। इसका कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है वह होता है ने। क्या होता है? ने। जैसे राम ने खाना खाया तो यह कर्ता कारक है। दूसरा है हमारा कर्म कारक। क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहा जाता है। जैसे कि राजू ने आम तोड़े, खाना, मैंने खाना बनाया। तीसरा अपना करण कारक। क्रिया जिसके लिए की जाए उसे करण कारक कहते हैं। जैसे कि कुत्ते को रवि से पुस्तक ले आओ, ये इसका उदाहरण है। चौथा है संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है उसे प्रकट करने वाला संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे कि मंत्री ने गरीब को वस्त्र दिए, या फिर मैं यह घड़ी अपनी बहन के लिए लाया हूं। तो यहां पर को और के लिए जो है यह संप्रदान कारक के चिन्ह हैं। पांचवा अपादान कारक। जो संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के साथ अलगाव यानी भिन्नता, दूर होना दिखाते हैं उसे अपादान कारक कहते हैं। यानी दूर होना, किसी से अलग होने का भाव अपादान कारक से। जैसे बच्चा स्कूल से आया यानी वो स्कूल से दूर हो गया, पत्ता पेड़ से गिर गया, पर्वत से नदियां बह रही हैं, पर्वत से नदियां नीचे आ गई। तो ये सभी एक दूसरे से अलगाव को दिखा रहे हैं अपना, तो अतः ये एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। ये सभी किसके अंतर्गत? अपादान कारक के अंतर्गत होता है। छठा संबंध कारक।
जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ में संबंध बताते हैं या संबंध प्रकट करते हैं उसे ही संबंध कारक कहते हैं। जैसे कि मेरा पुत्र आपका कोट उठा लाएगा। राधा कृष्ण जी की भक्तिनी थी। 7वां अधिकरण कारक, क्रिया के स्थान को प्रकट करने वाला संज्ञा या सर्वनाम शब्द अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे कि मैं सरोवर में नहाया। सरोवर में नहाना अधिकरण कारक है। गुरुजी कुर्सी पर बैठे हैं। इसमें मैं और पर। 8वां संबोधन कारक, किसी को पुकारने के लिए जो काम में लिए जाते हैं वह संबोधन कारक के अंतर्गत आते हैं, वे संबोधन कहलाते हैं। हे राम, अरे, ये सभी संबोधन है। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ कारक समाप्त होता है। आइए इसे एक बार संक्षेप में दोहराते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने का समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। कारक वाक्य के शब्द में परस्पर संबंधों को दर्शाते हैं। कारक चिन्हों के विभक्ति चिन्हों को परसर्ग कहा जाता है। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन कारक। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ कारक समाप्त होता है। मैं आशा करती हूं आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।